नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसे भी आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ बेसिक साइंस ड्राइंग का सेट लगा रहे हैं और आज हमारा सेट नंबर 10 है। यहाँ 9 लिख गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। आज हमारा सेट नंबर क्या है? 10 है। इसमें मैं क्या करता हूँ, आपको डेली 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। और आपको पता है कि एएलपी टेक्नीशियन की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक साइंस जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी मेरिट बना सकता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा हूं? सर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100 में से 40 क्वेश्चन तुम्हें बेसिक साइंस के मिलेंगे और इसीलिए बेसिक साइंस आपकी मेरिट बना सकता है ना। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूं आज के पहले क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं। बच्चों, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे पाठशाला टीम के साथ जुड़ना चाह रहे थे तो इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता। एकदम कम कीमत पे आप सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। माई पाठशाला एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। इसके लिए तो आप पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद कोई भी बैच ज्वाइन करना हो आपको तो एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे योडी10। बच्चों, योडी10 कूपन कोड लगाने के बाद आप फाइनली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखिए, जो भी आप बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज का कॉम्बो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और देखते रहिए कि क्या आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑफर स्टार्ट हो चुके हैं। अल्टीमेट इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है और किताब में भी डिस्काउंट आ ही चुका है। आप चाहो तो किताब में भी डिस्काउंट है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जो है बुक को, वो जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है, आप इसको 300 तक भी ले सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से दिया हुआ है। वैसे ये ऐसा नहीं है कि टीम की तरफ से आया, लेकिन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं ताकि सारा बच्चा बेसिक साइंस की बुक जरूर पढ़े। बच्चों, बेसिक साइंस की बुक को ऑफर में पाने के लिए आप इस नंबर पर फोन करिएगा, 8081 आप इस नंबर पर फोन करिएगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वैसे एक बार फिर से आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे माता लक्ष्मी जो है आप सब लोगों पर कृपा बनाए रखें और आपका जो परिवार है वो धन और धान्य से भरा हुआ रहे। पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? एक बेलनाकार धातु के तार की लंबाई L, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल X और प्रतिरोध R, G चालकत्व है, चालकता सिग्मा है, प्रतिरोधकता रो है। तो बताइए सिग्मा के लिए कौन सा समीकरण सही होना चाहिए? सर सिग्मा, देखो यहां पर ना आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है। जैसे कि ये जो चालकत्व G है बच्चों, सर ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है 1/R, है ना। कंडक्टिविटी सिग्मा जो है वो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है 1/रो। फिर इनके बीच में क्या संबंध होता है, यानी R बराबर क्या होता है? तो कहना R बराबर होता है रो इंटू L/A। हर एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप बता पाओगे इस सवाल का सही उत्तर। प्रश्न ये था कि सिग्मा के लिए कौन सा समीकरण सही है, सिग्मा के लिए कौन सा समीकरण सही है, इन्होंने ये बोला। तो आप पहले ये देखो सिग्मा बराबर क्या आया है। सर सिग्मा बराबर आया है 1/रो। ध्यान से सुनिएगा। फिर रो की वैल्यू उठाते, यहां से रखो सर, रो की वैल्यू उठाते रखेंगे तो रो R इंटू A/L। तो R इंटू A/L, तो R इंटू A नीचे चला जाएगा, L ऊपर चला जाएगा। तो R इंटू A नीचे, L तुम्हारा ऊपर। फिर इन्होंने कहा है कि नहीं 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 नहीं, आप इनके पदों में देख लो पहले, तो कोई फॉर्मूला है नहीं है। अच्छा, एरिया को इन्होंने S बोला है, तो हम लोग एरिया की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? सर इन्होंने एरिया की जगह पे S बोला है, तो हम लोग एरिया की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं S का, है ना। तो L/RS, क्या ऐसा कोई उत्तर है? L/RS नहीं, ऐसा नहीं है। हमें G के पदों में देखना होगा, तो ये जो 1/R है इसको G लिख दो। सर जैसे आप 1/R को G लिखेंगे तो आंसर जो है एक ये भी जाएगा GL/S, है ना। GL/S। अब देखो ऐसा कोई उत्तर है GL/S, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी छुपा हुआ था बेचारा, GL/S। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो RLS/S है ना। GR/रो, क्या GR/रो बन सकता है? नहीं, GR/रो तो कभी किसी कीमत में नहीं बन सकता। G और R एक दूसरे अपोजिट है। रो और R भी कभी एक साथ नहीं आ सकता फॉर्मूले में, है ना, मल्टीप्लाई में। क्या ऐसा हो सकता है? L/S को हम लोग क्या लिख सकते हैं? R/रो कर सकते हैं। L/S को क्या लिख सकते हैं? R/रो। तो एक फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है, L/S को हमने क्या लिख दिया? L/S को R/रो।
क्या ये फॉर्मूला? अरे वाह, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखो कितनी बड़ी बड़ी कंफ्यूजन थी सवाल में, मतलब आपको एक बार लगेगा कि ये उत्तर सही है लेकिन वो उत्तर ही नहीं सही है। आप देखिए फिर यहां से मुझे एल बाई ए का मान या एल बाई एस का मान उठा के रखना पड़ा आर बाई रो, और जब मैंने यहाँ आर बाई रो रखा इसकी जगह पे तब मुझे कहीं जाके पहला ऑप्शन मिला। मतलब आप सोच रहे देखिए कितना स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आइए, और इस तरह के कई सारे सवाल पिछली बार पूछे जा चुके। अब ये वाला सवाल देखिए बच्चों, ए नॉट आकार की सीट में कितने A4 काटे जा सकते हैं? इसी तरह का मैंने एक सवाल और सॉल्व कराया था, लेकिन उसमें डेटा कुछ और था, इसमें डेटा कुछ और है ना। सर इन्होंने बोला है कि ए नॉट की सीट में कितने A4 काटे जा सकते हैं। अब मेरे भाई तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको ए नॉट का कोई एरिया मान लो, ए नॉट का कोई भी एरिया मान लो जो आपको उचित लगे। तो हमने यहां देखो ए नॉट का जो एरिया है वो 8 मान लिया, है ना, जो आपको उचित लगे बस मानना 2 के मल्टीपल में, क्योंकि आपको आधा आधा करना पड़ेगा ना, है ना। तो हमने ए नॉट का एरिया, कोई कहेगा कि नहीं सर मैं 20 मानना चाहता हूं, मैंने कहा मान ले भाई तेरी मर्जी। तो A2 का एरिया क्या हो जाएगा? उसका आधा। A3 का बताइए एरिया क्या हो जाएगा? उसका भी आधा। अब आधा कहां से करेंगे जब A4 है? तो 20 ना मानो भैया यार, कहे तो फालतू में मुझे सता रहे हो। आप 16 मान लो A1 को। तो A2 कितना हो जाएगा? 8। A3 कितना आ जाएगा? 4। और बच्चों A4 कितना आ जाएगा? 2। भाई एरिया तो आधा आधा करना है। फिर आपको करना क्या है काम बच्चों, यहां पर आपको डिवाइड करना है A1 डिवाइड बाई A4। तो जैसे ही आप A1 डिवाइड बाई A4 करेंगे, A1 डिवाइड बाई A4 करेंगे तो आप कह सकते हैं 16/2, 16/2 का मतलब 8। A1 डिवाइड बाई A4 करेंगे तो 16/2, 16/2 का मतलब 8 होता है। आप मेरी बात समझ पाए? तो A1 में आप कितने A4 काट सकते हैं, है ना। तो A1 में आप कितने A4 काट सकते हैं? तो कहना A1 में आप 8 A4 काट सकते हैं, 8। ऑप्शन नंबर बी वाले उत्तर के साथ जाएगा। चलो तो बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट आइए अगला बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तांबे के बने उस कैलोरीमीटर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, उस कैलोरीमीटर का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसमें 3.6 किलो जूल की ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इससे तापमान में 45 डिग्री की वृद्धि होती है। वेरी गुड, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा बता दो। लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा सर, क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा T, ये इस्तेमाल कर दो MC डेल्टा T। अब आप बताओ डेल्टा Q बराबर MC डेल्टा T लगाओगे, हीट कितनी दे रहे हो सर? सर आप हीट दे रहे हो 3.6 किलो जूल। तो 3.6 किलो जूल को हमने 3.6 गुणे 10⁻³ कर लिया। द्रव्यमान कितना है सर? द्रव्यमान तो मुझे निकालना है। विशिष्ट ऊष्मा कितनी है देख लो, 0.4 जूल पर ग्राम में है, ठीक है। तो जूल पर ग्राम में है तो द्रव्यमान भी जूल पर ग्राम यानी ग्राम में आना चाहिए। डेल्टा टी की बात करते हैं तो डेल्टा टी हमारा कितना रखा जाएगा सर? 45 डिग्री रखा जाएगा, 45 डिग्री। तो मेरे भाई अगर मैं इसको सॉल्व करके एम की वैल्यू पूछूं कि बताइए एम का मान कितना है, तो निकल आएगा 45 डिग्री ना रखे 45 सेंटीग्रेड वही है डिग्री, है ना, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? लग जाएगा कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप दशमलव से दशमलव उड़ाइए, है ना। तो 4 से कैंसिल कर देंगे 9 बार, देख रहे हैं। फिर 9 से बताइए 45 को कैंसिल करना पड़ेगा आपको, 9 पना 45, 5 बार। बच्चों 10⁻³ ऊपर है, 10⁻³ का मतलब होता है 1000 डिवाइड बाई 5। तो फाइनली मुझे बताइए कितना उत्तर जाएगा? 200 ग्राम के साथ आंसर जाने वाला है। इस सवाल का सही उत्तर हमारा 200 ग्राम होगा। बहुत खूबसूरत सवाल। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा? सी वाले उत्तर के साथ। समझ में आया सबको, है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट चौथा। बच्चों चौथा नंबर सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है कि मेरे पास बाइनरी संख्या इतनी इतनी है, इनका योगफल बताइए। बाइनरी संख्याओं का एडिशन है चौथे नंबर सवाल में। लग जाएगा सर कैसे? देखो जब भी कभी बाइनरी संख्याओं का एडिशन आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो इस तरह से संख्याएं लिख लो, लिख लिया। फिर आप नीचे भी संख्या लिख लो। नीचे संख्या क्या है? 110, फिर 1110, ये संख्याएं लिख ली। अब आप जैसी बाइनरी संख्याओं का एडिशन करेंगे मेरे दोस्त तो फटाफट आप जोड़ दीजिए। लेकिन जोड़ने के बच्चों कुछ रूल होते हैं, मैंने आपको हर क्लास में जरूर रूल पढ़ाया है इसके। तो 0 + 0 0, यानी आंसर वो होना चाहिए जिसमें लास्ट में 0 हो। फिर 0 + 1 1, यानी आंसर वो होना चाहिए जिसमें लास्ट में 1। अब देखो यहीं से हमारा सी वाला उत्तर गलत हो गया, है ना। आ जाइए
सर 1 + 1 कितना होता है, तो कहना 1 + 1 0 होता है, लेकिन 8 हमारे पास हासिल भी तो चढ़ जाती है, यानी 0 1 0 आना चाहिए। अब देखो 0 1 0, ओहो बहुत खतरनाक ऑप्शन बनाया है। फिर 1 + 0 1 और 1 + 1 0, 8 हासिल, यानी 4 डिजिट ऐसी टुच होनी चाहिए। अभी भी टुच नहीं मिला आपको, अभी भी टुच नहीं मिला मालिक, इधर आइए। सर 1 + 1 0, 8 हासिल, और 0 + 0 0, आगे 3 अंक 0 होने चाहिए। ये लीजिए, अब कहीं जाके आपको उत्तर मिला। तो आप देखो ये वाला उत्तर सही नहीं हो सकता, ये वाला आंसर सही नहीं हो सकता, यही वाला उत्तर सही होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप ना थोड़ा सा वो वाली बुद्धि लगाइए, कौन वाली, शकुनी वाली बुद्धि, कि जितना काम, जितना पैसा, जितना दाम उतना ही काम, बस, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। 1 + 1 0 हो जाएगा, एक वो लग जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1 0 हो जाएगा, एक हासिल लग जाएगी, 0 + 1 1, और ये 1 उतार दो, देख लो मैच कर गया। तो कहने का मतलब ये आएगा, श्योर है। लेकिन आप जब यहां से पिछले 3-4 डिजिट देखकर आंसर बता सकते हो, तो ऐसा काम ही कर लो यार। हाँ, क्यों फालतू में टाइम बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, ये सवाल देखो, बड़ा प्यारा खूबसूरत सवाल, और ध्यान से लगाना इस सवाल को, कायदे में समझिएगा। फाइंड द डेंसिटी, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये मास वेट एंड डेंसिटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न बोला जा रहा है कि 6, 8 और 5, और आगे लिखा है 1.92 भार वाले लकड़ी के टुकड़े का घनत्व बता दो। लकड़ी के टुकड़े का घनत्व बता दीजिए कितना होने वाला है ना। अब आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो W बराबर, सीधा सीधा कहना, चूंकि आपको वेट निकालना है, W बराबर निकालना है, तो W बराबर बताइए कितना हो जाएगा, M × G, W बराबर mg। अब W बताइए कितना, सर W है 1.92 न्यूटन, हमने 1.92 न्यूटन कर लिया, लेकिन द्रव्यमान की जगह पे हमें घनत्व गुणे आयतन × G करना होगा, है। अब देखो G तो सबको पता है 10 है, लेकिन अगर आयतन की बात करते हैं तो एक काम करते हैं, आयतन 8 × 5 = 40, 40 × 6, सर 240 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आयतन है। लेकिन हम अपने इस आयतन को 240 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बना सकते हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। आप समझ रहे हैं 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? देखो, सेंटीमीटर को मीटर बनाना 10⁻⁻2, मीटर क्यूब बनाए 10⁻⁻6, है ना। घनत्व तो आपसे पूछा ही जा रहा है, चलो वैल्यू पुट कीजिए। तो ये तुम्हारा 1.92 बराबर रो की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है, और यहां पर बताइए कितना हो जाएगा, 240 × 10⁻⁻6, और जी की वैल्यू की बात करते हैं बच्चों, तो जी की वैल्यू होती है 10। ठीक है, अब सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सवाल को सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप ना 2 जीरो को 2 जीरो से उड़ा दो, तो यहां 10⁻⁻4 बचेगा। तो डेंसिटी की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, 1.92 ऊपर, है ना, 1.92 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 24, और यहां हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है सर, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। +4 को हमने 192 इधर दे दिया, और +4 को आगे 100 भी लिख दिया, और डिवाइड बाई 92 कर दिया, 24 कर दिया। अब तो आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। 192 को अगर 24 से काटोगे तो ये 8 बार जाने वाला है, और 2 जीरो भी साथ साथ लग जाएंगे। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, आंसर किसके साथ जाएगा? सर 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के साथ जाएगा। तो डेंसिटी का बताइए सही उत्तर किसके साथ जाएगा? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के साथ। नेक्स्ट बताइए, छठवां नंबर सवाल। बच्चों छठवां नंबर सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये शर्मा जी और शर्मा जी के लड़के का सवाल है। बोला जा रहा है कि 50 किलोग्राम का एक लड़का 100 किलोग्राम वाले स्कूटर में 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा इतनी है तो बताइए वेलोसिटी का मान कितना है? एक लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बोला, यदि लड़के और स्कूटर की गतिज ऊर्जा, यानी दोनों को मिला के गतिज ऊर्जा दी जा रही है। तो जब दोनों को मिला के गतिज ऊर्जा दी जा रही है बच्चों, तो जब आप K बराबर ½ m × v² लगाएंगे, है ना, तो बच्चों गतिज ऊर्जा की जगह 46.8 76.8 × 10⁻3। लेकिन जब द्रव्यमान लोगे बच्चों तो दोनों का मिला के द्रव्यमान लेना होगा, यानी 100 और 150 का 50 का द्रव्यमान मिला के लेना होगा 150,
और आगे बताइए कितना हो जाएगा सर, आगे हो जाएगा v स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा v स्क्वायर। कर सकते हैं इसको सॉल्व, बोलो बोलो बोलो, कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको ऐसा कुछ लकड़ी भिड़ानी पड़ेगी कि जिससे कि v का अंडर रूट भी आ जाए, क्योंकि अगर अंडर रूट नहीं आया तो काम नहीं चलेगा। अब आपकी मोटी बुद्धि ये कहती होगी कि देखो सर 150 का तो अंडर रूट होता नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होता। 150 का आधा 75, उसका भी नहीं होता है। अब मेरी बात समझो, 75 का आधा 25, 25 तो होता है। तो आप एक काम करेंगे, पहले सर 25 अगर यहां लाना है तो 6 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 6 से कैंसिल करने पे 25 आएगा। और दोस्त मेरे इसको भी 6 से कैंसिल कर दो, तो जब इसको भी 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 टर्म 6, 8 16, 6 दूनी 12, 4 48, 128। अब सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो v स्क्वायर बराबर ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, 128 गुणे 2 256, लेते दशमलव है, 1 0 इसको उधार दे दीजिए, तो इसका मतलब यहां 256, 1 0 आपने उधार दे दिया, इसका मतलब ऊपर 100, और नीचे बताइए कितना आ चुका होगा 25। अब देखो सबका अंडर रूट निकल आएगा है, तो आप मुझे बताओ 256 का अंडर रूट कितना होता है, 16 होता है, 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10 होता है, 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो अब मेरे भाई यहां पर जो वेलोसिटी का आंसर आने वाला है वो 32 मीटर पर सेकेंड जाएगा। तो सवाल का सही उत्तर 32 मीटर पर सेकेंड के साथ जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है ना, यहां पर एक नहीं दो चीजें दी गई थी और दोनों चीजों को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों 7वां नंबर सवाल देखिए, इस तरह के सवाल मैंने चुटकी बजाते हुए आपको सॉल्व करना सिखाया। 190 डिग्री सेंटीग्रेड 2 लीटर पानी और 6 लीटर पानी। अब देखो 6 लीटर पानी का तापमान नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, या 6 लीटर पानी का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, देखो इंग्लिश में लिखा है ना। तो बच्चों यहां पर क्या बोला जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आपके पास 2 लीटर पानी है और 2 लीटर पानी का बताइए तापमान कितना है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 190 डिग्री सेंटीग्रेड। और 6 लीटर पानी है बच्चों, और 6 लीटर पानी का बताइए तापमान कितना बोला जा रहा है, सर 6 लीटर पानी का तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए संतुलन तापमान क्या होना चाहिए, है ना। देखो ऐसे सवालों को मैंने एक तो बेसिक मेथड से सॉल्व कराया, M1C1 डेल्टा T1 बराबर M2C2 डेल्टा T2। दूसरा मेथड मैंने स्टैंडर्ड भी कई बार आपको बताया है कि ऐसे सवाल बहुत इजीली लगाए जा सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि 2 और 6 का एक आसान रेशियो बना लीजिए, 8 और 3, है ना। फिर क्या काम करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ऐसे ही तो किया जाएगा। तो बच्चों 190 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 190, और 20 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 60। डिवाइड में क्या करना होता है बच्चों, डिवाइड में 8 और 3 का योगफल यानी 4, बस। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, 250/4 के साथ। बच्चों यही हमारा संतुलन का तापमान होगा। तो ये एक अप्रोच होती है, हालांकि ये अप्रोच आप लोग गणित में पढ़ा करते हो। हाँ, मेरा काम तो भाई तुम्हारा इतना है कि आपको हर वो आसान से आसान तरीका बता दूं जिससे कि कह सकते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो। आप इसको M1C1 डेल्टा T1 से भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा उससे लगाना। आप चाहो तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं उससे, है ना, उससे भी यही आएगा। M1 मतलब 2 लीटर, C1 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि C1 C2 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा T1 की जगह पे आपको 190 माइनस टी करना होगा। M2 की जगह 6 लीटर और डेल्टा T2 की जगह T माइनस 20 करना होगा। बस सॉल्व कर दो। यहां से भी आप सॉल्व करके देखेंगे बच्चों तो टी का मान भी यहां से भी 250/4 ही आने वाला है। अब 250/4 को हम क्या ले सकते हैं, ये तो आसान है। 250/4 हमारा 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइम 8वां नंबर सवाल देखिए क्या है, 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्टील के बर्तन की ऊष्मीय धारिता बताइए। 2.5 किलोग्राम वाले एक स्टील के बर्तन की ऊष्मीय धारिता बताइए। यदि इसके तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है तो स्टील की ऊष्मीय धारिता इतनी है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, सवाल में क्या है। सवाल में बोला जा रहा है कि निकालना है तुम्हें ऊष्मीय धारिता, थर्मल कैपेसिटी और बहुत सारी चीजें दी गई है। ओके, कैसे निकालोगे? तो कहना सवाल बोला जा रहा है ऊष्मीय धारिता निकालने का, और मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि जब आप कहते हो ऊष्मीय धारिता, थर्मल कैपेसिटी, तो थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है ऊपर हीट और नीचे बताइए क्या होता है, टेम्परेचर। ऊपर हीट नीचे टेम्परेचर, ये तुम्हारा थर्मल कैपेसिटी है। आप मेरी बात समझो।
लेकिन कहीं पर भी देखो पूरे सवाल में हीट नहीं दिया गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग इस हीट के फॉर्मूले को mc डेल्टा टी कह सकते हैं, है ना, डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। भाई डेल्टा टी का फॉर्मूला रखती है ना mc डेल्टा टी, कैंसिल, तो सीधा सीधा बताइए रिजल्ट आ गया m इंटू सी। द्रव्यमान कितना है 2.5 किलोग्राम और विशिष्ट ऊष्मा कितनी है 500। ओके, तो m 2.5 किलोग्राम है, 2.5 किलोग्राम है, सॉरी मैंने 25 किलोग्राम लिख दिया, सॉरी माफ करिएगा, यहां पर 2.5 किलोग्राम है और 500, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे 125 यानी 1,250 सर 1250 जूल पर केल्विन, ये इसका मात्रा होता है, या जूल पर केल्विन होगा, तो 1250 जूल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ए वाले उत्तर के साथ। था ना बेहतरीन सवाल है, हीट नहीं दी रही थी तो कोई बात नहीं, हमने हीट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, हाँ mc डेल्टा टी क्या है, ये लीजिए आप इसको ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कर लो, क्योंकि ये पिछली बार रेलवे एग्जामों में एक ही सेट में अलग अलग तरीके से पूछा गया। फैराड प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर और विद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं विकिरण तीव्रता। मैं आपको पहले 3 यूनिट बताता हूं, देखो सुनो। सबसे पहला टर्म आता है विकिरण तीव्रता, इसको बोलते हैं हम लोग रेडिएशन इंटेंसिटी, है ना बच्चों। रेडिएशन इंटेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ऊपर पावर और नीचे सॉलिड एंगल। ध्यान रखना, ऊपर पावर नीचे सॉलिड एंगल, ये तुम्हारा रेडिएशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ऊपर पावर नीचे सॉलिड एंगल। बच्चों इसीलिए अगर मैं रेडिएशन इंटेंसिटी के मात्रक की बात करता हूं तो इसका मात्रक क्या होगा, तो कहना ऊपर तुम्हारा पावर मतलब वाट और नीचे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, है ना, तो वाट पर स्टेरेडियन इवेटेड तीव्रता होती है। और सुनो, आपने एप्सिलॉन को नॉट सुना होगा, ये देखो, ये नाम लिखा है विद्युतशीलता, इंग्लिश बोलते हैं परमिटिविटी। सर परमिटिविटी ही एप्सिलॉन नॉट है। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मैं मात्रक पूछूं, इसका मात्रक क्या होता है, तो याद रखो सबसे आसान जो इसका मात्रक होता है वो होता है फैराड पर मीटर। हालांकि और भी मात्रक हो सकते हैं जिसपे आप कन्वर्ट कर सकते हो, भाई फैराड सी है, अब सी से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला बनेगा बन जाएगा। परमेबिलिटी एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं म्यू नॉट, परमेबिलिटी, चुंबकशीलता भी कई बार इसको बोलते हैं, पारगम्यता। ध्यान रखना इसका जो मात्रक होता है सबसे आसान मात्रक जो सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है हेनरी प्रति मीटर, है ना, तो आप चाहो तो इसको याद कर लो भाई, इसको याद कर लो कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है फैराड प्रति मीटर और जबकि म्यू नॉट का मान क्या होता है हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, चलो तो बच्चों इन्होंने क्या पूछा, फैराड प्रति मीटर के बारे में पूछा है, तो आंसर इसका जाएगा परमिटिविटी के साथ यानी विद्युतशीलता के साथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब सवाल देखिए 10वां क्या है, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस जिससे कि आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। आप मुझे अच्छा बताओ, कंप्यूटर में जो इंटरफेस होता है जिससे कि आप अपना कोई भी चीज कनेक्ट कर सकते हैं, अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं, अपना पेन टैब कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंटरफेस, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, माउस कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर में जो इंटरफेस होता है जिससे आप किसी और डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, है ना। डोंगल तो नेट कनेक्ट करने के लिए वो ऐसे एंटीना टाइप का लगाया जाता है ना। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर जाएगा वो हमारा पोर्ट के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट आइए, अब ये वाला सवाल देखिए 11वां नंबर। बच्चों 11वां नंबर सवाल में बोला जा रहा है एथिल अल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल पर ग्राम है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा बता दो। देखो गुप्त ऊष्मा दी रही है, द्रव्यमान दिया गया है, ऊष्मा तुमसे पूछ रहा है, अरे वो भी जूल में, तो ये तो बड़ा आसान है यार, सीधा सीधा ऊष्मा Q बराबर ml लगा दो, Q बराबर ml लगा दो, उत्तर आ जाएगा। द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है 2.25 ग्राम, गुप्त ऊष्मा कितनी है 100 जूल पर ग्राम। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए ऊष्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 225 जूल के साथ। 225 जूल ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, ए वाले आंसर के साथ जाएगा, 11 ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए बच्चों 12वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि ए नॉट का आकार क्या है ना।
आपको पता है कि ड्राइंग पेपर का सबसे बड़ा साइज A0 है। ध्यान रखिएगा, ड्राइंग पेपर का सबसे बड़ा साइज A0 है। याद रखिएगा, जब A0 का आकार मीटर स्क्वायर में पूछा जाता है तो 1 मीटर स्क्वायर, और बच्चों अगर यही आकार सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 8 मीटर में 10⁻², मीटर स्क्वायर है 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, तो इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो 10⁻4 वाला उत्तर सही होना चाहिए, यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और बाकी और एरिया जो होते हैं उसके आधे हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, सरल रेखा के लिए उत्केंद्रता का मान बताइए। इन्होंने ऑप्शन गलत बनाए है ना, मैंने बताया हुआ है आपको, फिर से एक बार बता दूं। जब भी कभी सरल रेखा की बात करेंगे तो सरल रेखा के लिए उत्केंद्रता ई बराबर बताइए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। बच्चों अगर वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त के लिए उत्केंद्रता ई बराबर 0 होता है। परवलय के लिए बात करेंगे तो परवलय के लिए उत्केंद्रता ई बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। ऐसे दीर्घवृत्त के लिए 1 से कम होता है। तो आप इसके एक आंसर को सही कर लेना बच्चों, यहां इनफाइनाइट कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ उत्तर जाना चाहिए, क्योंकि सरल रेखा के लिए पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक वस्तु पर पृथ्वी का भार या एक वस्तु का पृथ्वी तल पे भार 700 ग्राम भारी है। उस ग्रह के तल पर इसका भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 और त्रिज्या 1/2 है। मतलब उस ग्रह पे आपको भार बताना है जिसका द्रव्यमान 1/7 और त्रिज्या 1/2 है। तो आप यहाँ पर जी का फॉर्मूला देखिए। सर जी का फॉर्मूला क्या होता है, GM डिवाइड बाई R² होता है ना। GM डिवाइड बाई R² होता है बच्चों। यहाँ पर ये द्रव्यमान की वैल्यू कितनी कर देना, 1/7, और त्रिज्या की वैल्यू 1/2, या त्रिज्या की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे। मेरी बात समझो, तो द्रव्यमान को हमने 1/7 किया, त्रिज्या को हमने 1/2 किया, तो फाइनली आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 7, है ना। आप देखो तो जो भी हमारा फर्क पड़ेगा वेट में वो 4/7 का पड़ेगा। तो आप ये बताओ, अगर मैं 700 ग्राम का 4/7 पूछूं कितना होना चाहिए, तो 700 ग्राम का आप 4/7 निकाल लो। तो 700 ग्राम का देखो 4/7 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। यानी जो भी हमारा वेट होगा वो 400 ग्राम भारी गया होगा, 400 ग्राम वेट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएगा, बी वाले उत्तर के साथ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट आइए, अब ये वाला सवाल देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सवाल है। जब तीन पिंड को पानी में डुबाया जाता है और तब पानी के अंदर उसका आयतन 1/3, 2/3 और 1/6 होता है। यानी पानी के अंदर का हिस्सा दिया जा रहा है आपको 2/3, 1/3 और 1/6, तो उसके घनत्व में क्या अनुपात होना चाहिए। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब हम कहते हैं कि पानी के अंदर वाला हिस्सा इतना है, तो जो तुम्हारा पानी के अंदर वाला हिस्सा होता है सर वही उसकी डेंसिटी हो जाती है ना। पानी के जो अंदर वाला हिस्सा होता है दोस्त, वही उसकी डेंसिटी हो जाती है, यानी 1/3, 2/3, और यहां से बताइए कितना हो जाएगा, 1/6। ओके, बट ये सब कुछ जो है सर, ये सब कुछ जो है किसमें आता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आता है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ρ1, ρ2, ρ3 लिखे हुए हैं ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखे हुए हैं। जो अंदर डूबा हुआ हिस्सा होता है वही डेंसिटी होता है, इसको याद कर लो। पानी के अंदर डूबा हुआ हिस्सा जितना होता है सर वही उसकी डेंसिटी होता है, ρ1, ρ2, ρ3। अब इन्होंने अनुपात पूछा है तो भैया सीधा सीधा अनुपात निकाल दो। तो 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1/6। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूं तो मल्टीप्लाई आप यहाँ 6 का कर दो। तो जैसे ही आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2, है ना, 6 का मल्टीप्लाई करने पे 2, और यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करने पे 4, और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करने से 8। तो 2, 4, 8 ये इस सवाल का सही आंसर होगा, डेंसिटी का रेशियो 2, 4, 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 16वां नंबर सवाल देखिए क्या बच्चों। 16वां नंबर सवाल ये है कि m द्रव्यमान का एक पिंड समान वेग u के साथ आगे बढ़ रहा है। शरीर पर एक बल लगाया जाता है जिसके कारण u वेग से v बदल जाता है। देखो इन्होंने कहा है कि जब m द्रव्यमान के कण पर हमने बल लगाया तो उसकी वेलोसिटी u से v बदल रही। तो बताइए बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो बच्चों बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ध्यान रखना गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा 12 mv² - u², है ना। बच्चों जो तुम्हारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही बल द्वारा किया गया कार्य होगा, और यही तुम्हारा बल द्वारा किया गया कार्य भी होगा। तो 12 mv² - u², 12 mv² - u², ऑप्शन नंबर
ए सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला 7वां नंबर सवाल बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा सत्य कथन है? आपको सही कथन बताना है, इनमें से सही कथन बताइए, और आपको यह भी बताना है कि इन तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला सही है। अब देखो इन्होंने 3 अलग अलग फॉर्मूले लिखे। पहला फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, Q बराबर बताइए क्या है सर? Q बराबर है KA डेल्टा T डिवाइड बाई L, ये है ना। दूसरा फॉर्मूला V बराबर, देखो दूसरा वाला फॉर्मूला गलत है, V बराबर I बटे R थोड़ी ना होता है, V बराबर I इंटू R होता है। तीसरा वाला फॉर्मूला R बराबर जो है सर, R बराबर रो इंटू A बटे L। अरे भाई ये भी गलत हो रहा है यार, गलत हो गया है ना बच्चा, यहां पर ना थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक है, ये वाला फॉर्मूला भी गलत है, आप देख लो चाहे। इन्होंने L बाई ए होना चाहिए, A बाई L किया है, तो सही आंसर ओनली 1 है ना। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रेट कर लेंगे, यहां पर जो होना चाहिए था ऑप्शन वो ओनली 1 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था सर? ओनली 1 होना चाहिए था, ओनली 1, ऑप्शन नंबर डी है ना। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगला बच्चों, अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? सर अक्षय स्रोत का पहले मतलब समझो, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जो कभी खत्म ना हो, बार बार जनरेट होती रहे। अक्षय, अक्षय का मतलब ये होता है जो कभी परास्त ना हो, कभी खत्म ना हो। तो सोलर पैनल द्वारा बिजली, बिल्कुल एकदम सही है, अक्षय स्रोत का एग्जाम्पल है। भाई देखो सोलर पैनल द्वारा जो बिजली होती है वो हमारा अक्षय स्रोत का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि वो सूर्य से बनती है। पवन चक्की का उपयोग किया जाना, ये भी अक्षय स्रोत है। सूर्य की किरणों द्वारा पानी गर्म होना, अरे ये भी तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ सूर्य की किरणें इस्तेमाल हो रही है। तो ये सारे के सारे हमारे कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ। अक्षय ऊर्जा का मतलब ये होता है जो कभी भी खत्म ना हो, ऐसा एनर्जी सोर्स जो कभी भी खत्म नहीं होता, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अक्षय ऊर्जा स्रोत है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19। अब ये वाला सवाल देखो कितना प्यारा है, ध्यान से सुनने वाले सवाल को। बच्चों बोला जा रहा है कि दो शहरों के बीच 150 किलोमीटर की दूरी है, तांबे के तार के माध्यम से एक शहर से दूसरी शहर हमें बिजली भेजनी है। इन्होंने कहा है दो शहरों के बीच की दूरी जो है सर, डिस्टेंस जो है वो कितनी है? तो बीच की दूरी जो है वो है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। फिर बोला जा रहा है कि तांबे के तार की मदद से एक शहर से दूसरे शहर बिजली भेजनी है। प्रति किलोमीटर क्षमता का पतन, यानी 1 किलोमीटर में हम लोग 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है और प्रति किलोमीटर है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि औसत प्रतिरोध अगर आप 0.5 ओम मान लो तो बताइए तार में बिजली की हानि कितनी हुई। और यह हानि आपको वाट में, जूल में, है ना, ऐसे पूछी जा रही। पावर लॉस पूछा जा रहा है, जब पावर लॉस पूछा है तो पावर पूछी जा रही है, ठीक है। तो बच्चों आप ये मुझे बताओ, अगर मैं पावर लॉस की बात करता हूं कि पावर लॉस कितना होना चाहिए, तो पावर लॉस का फॉर्मूला V² इंटू R हो जाएगा, बताइए। अब इन्होंने कहा है कि प्रति किलोमीटर क्षमता का पतन 8 किलोमीटर है, ठीक है, 8 वोल्ट है, यानी 1 किलोमीटर में बताइए कितना है? 8 वोल्ट है। मैंने कहा वेरी गुड। और 1 किलोमीटर का प्रतिरोध कितना है? 0.5। तो हम लोग 1 किलोमीटर की कैलकुलेशन कर ले, तो जब 1 किलोमीटर की कैलकुलेशन करेंगे तो वोल्टेज हमारा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5 मेरे भाई, हाँ। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का मल्टीप्लाई 0.5, तो 64 गुणे 8/2 यानी 32। सर 32 वॉट जो आंसर आया है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से आया, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन हमें तो टोटल बताना है, तो अगर टोटल बताना है तो हमें 32 में 150 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से बच्चों, तो ये हमारा 0, 15 दूनी 30, 3, 15 3 45, 3 48। सर इतना सही आंसर जाना चाहिए 4800 वॉट के साथ। अब देख लो 4800 वॉट कहाँ है। तो 4800 वॉट का जो उत्तर है, अरे ये तो कहीं नहीं है, कहीं मिस्टेक कर दी क्या? दो शहरों के बीच 150 किलोमीटर की दूरी है, तांबे के तारों के माध्यम से बिजली एक शहर से दूसरे शहर भेजी जाती है। प्रति किलोमीटर क्षमता का पतन 8 वोल्ट है। अरे सर यहां फॉर्मूला ही गलत लगाया, सॉरी, यहां पर जो फॉर्मूला है वो हमने गलत लगाया, V² बटे R होता है ना। तो V² कितना हो जाएगा सर? V² डिवाइड बाई R होता है फॉर्मूला। तो V² कितना हो जाएगा सर? V² हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5, जिसकी वजह से ये मान आएगा 1 किलोमीटर का 128 वॉट। तो यहां पर जो मल्टीप्लाई होगा आपका बच्चों वो किसका होगा सर? वो होगा 128 का, 128 का, है ना।
बात समझे। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 जीरो से 8 जीरो तो मान लो रहेगा ही रहेगा, 15 8 120, 0 12 है ना, और 15 दूनी 30 12 42, 30 12 42 4, 15 4 19। सर इतना आंसर जाएगा। अब आप इसको बताइए किस नाम से जान सकते हैं। सर आप इसको बोल सकते हैं 19.2 किलोवाट, है ना। तो वो हमारा कह सकते हो एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी। देखो कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर रहेंगे, हाँ, तो कभी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब आंसर नहीं मैच किया तो एक बार फिर से वेरिफिकेशन कर लिया कि भाई कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी? आप बताओ इनमें से कौन सा है जो काइनेटिक ऊर्जा नहीं रखता? देखो बैटरी के पास किसी तरह की काइनेटिक ऊर्जा नहीं होती मेरे भाई। उसके बाद चलती हुई कार बिल्कुल इसके पास तो होगी, हरा उड़ते हुए पक्षी के पास भी होगी, और ऊपर फेंकी गई गेंद के पास भी गतिज ऊर्जा होगी। प्रश्न ये था कि इनमें से वो कौन सा आंसर है जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी? तो कह देना ऑप्शन नंबर ए के साथ। यहां बैटरी लिखा हुआ है, इन्होंने डॉटल दिया है, एक्चुअली में यहां पर भी क्या लिखा होना चाहिए? ए बैटरी। बैटरी इंग्लिश वर्ड ये तो है। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? ए वाला आंसर होगा कि बैटरी के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। बैटरी के पास रसायन ऊर्जा हो सकती है, केमिकल एनर्जी होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, लेकिन कभी भी गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती। सवाल देखिए, ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसको समझो क्या है। दो प्रकाश बल्ब P और Q सभी मामलों में समान है, सिवाय P का फिलामेंट Q की तुलना में मोटा है। मतलब सब कुछ समान है, लंबाई, पदार्थ, सब कुछ। सिर्फ एक चीज इन्होंने बोल दी कि जो P की मोटाई है वो Q की तुलना में ज्यादा है। मोटाई का मतलब होता है एरिया। तो बच्चों एरिया जो P का है वो ज्यादा है ना। इन्होंने ऐसे ही तो बोला, देखो कि P का फिलामेंट Q की तुलना में मोटा है। यदि प्रत्येक पर समान विभवांतर लागू किया जाए तो बताइए इनमें से क्या आंसर सही होना चाहिए? ठीक है, पहला आंसर है कि पी टी अधिक चमकदार से जलेगा क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम है। क्यू अधिक चमकदार से जलेगा क्योंकि इसमें प्रतिरोध कम है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो पहले आप ये देखो, इन्होंने बोला है कि दोनों बल्ब में समान विभवांतर लागू है, बोला है ना। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कभी हम कहते हैं कि बल्ब कौन ज्यादा चमकेगा, तो चमकने का मतलब होता है कि कौन सा बल्ब पावर ज्यादा जनरेट कर रहा है। जो बल्ब ज्यादा पावर जनरेट करता है बच्चों, वही बल्ब ज्यादा चमकता है। तो इसीलिए समान विभवांतर बोल दिया, तो मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा V²/R वाला। क्यों भाई? क्योंकि विभवांतर समान बोला है और एरिया की मदद से मैं रेजिस्टेंस बता सकता हूं कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्टेज तो दोनों का समान है। अब दूसरी बात सुनो, आपको मैं बताऊं, यहां से ध्यान से सुनना बच्चों। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में देखो ये फॉर्मूला आता है ऐसा, ये मतलब जहां का एरिया ज्यादा होगा उसका बताओ रेजिस्टेंस कम होगा मेरे भाई। तो आप ध्यान से सुनो, पी के बारे में मैं बता रहा हूं। सर पी का रेजिस्टेंस, पी का एरिया ज्यादा है, पी का एरिया ज्यादा है। अगर पी का एरिया बच्चों ज्यादा है तो पी का रेजिस्टेंस कम होगा, और पी का रेजिस्टेंस कम हो गया तो बताइए पी की पावर ज्यादा। जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा, जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा। तो आप कह सकते हैं कि पी का एरिया ज्यादा था, पी का रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो पी की पावर ज्यादा। इसका मतलब पी ज्यादा चमकदार है, तो पी अधिक चमकदार है, ये उत्तर सही होना चाहिए। क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, ये देखो प्रतिरोध कम है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आएगा? ए वाला उत्तर। बहुत प्यारा सवाल था, मतलब एकदम खूबसूरत सवाल था, मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी कि कौन ज्यादा चमकेगा? जिसकी पावर ज्यादा होगी। पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका प्रतिरोध कम होगा, है ना। चलो आ जाइए नेक्स्ट, अगला 22वां नंबर। बच्चों 22वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि यदि क्षेत्रफल ए, वेलोसिटी वी, घनत्व रो है तो शक्ति के विमी सूत्र को निरूपित किया। ये बड़ा फेमस सवाल है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो आप लोगों को दो फॉर्मूले और याद करने हैं, एक तो फोर्स का फॉर्मूला याद करना है, दूसरा पावर का याद करना है। किसके पदों में मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पानी की मोटी धार है, मान लीजिए आपके पास ये पानी की मोटी धार है, पहली मोटी धार, ये दूसरी मोटी धार, इस तरह से पानी की मोटी धारें हैं। ये देखो, तो बच्चों यहां पर जो है पानी की मोटी धार है, और मैंने आपसे ये कहा कि ये जो मोटी धार है, सर ध्यान सुनिए, ये जो मोटी धार है इसका एरिया ए है, और इस मोटी धार की वेलोसिटी वी है, और इस मोटी धार का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो रो है। तो याद रखना, इस पानी की मोटी धार द्वारा
जो फोर्स उत्पन्न होता है, जो बच्चों फोर्स उत्पन्न होता है उस फोर्स का एक फॉर्मूला होता है। तो फोर्स जो उत्पन्न होता है उसका फॉर्मूला होता है रो ए वी स्क्वायर। जबकि अगर आपसे पूछे जाए कि इसमें पावर कितनी उत्पन्न होगी, तो पावर का फॉर्मूला होता है रो ए वी क्यूब। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला रो ए वी स्क्वायर और जबकि पावर का फॉर्मूला याद रखना रो ए वी क्यूब होता है। दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ चलो आंसर दीजिए। यदि क्षेत्रफल ए वी वेलोसिटी है, घनत्व हमारा रो है, तो बताइए विमी सूत्र बोला जा रहा है शक्ति का, पावर का, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रो ए वी क्यूब। तो रो ए वी क्यूब ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा, सी वाला उत्तर। बहुत प्यारा सवाल था। 22वां नंबर, नेक्स्ट आइए। अब 23वां नंबर सवाल देखिए क्या है। बोला जा रहा है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु या एम द्रव्यमान की एक छड़ है, एल लंबाई की एक छड़ क्षैतिज मेज पे पड़ी हुई है, इसे एक छोर पर खड़ा किया जाता है, तो बताइए कितना कार्य किया जाएगा, कितना काम किया जाएगा ना। देखो सवाल ऐसे कुछ है कि एम द्रव्यमान और एल लंबाई की एक छड़ ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, तो एम द्रव्यमान की और एल लंबाई की एक छड़ ऐसे पड़ी हुई है। बच्चों आपको मैं बता दूं ये जमीन पर है और आपको पता है कि इसका गुरुत्व केंद्र ये होगा जी, यही तो होगा। हरा द्रव्यमान कितना है इसका, सर इसका द्रव्यमान एम है और इसकी लंबाई कितनी है सर, लंबाई एल है। तो जब इसका एक छोर पकड़ के आप खड़ा कर दोगे, यानी एक छोर पकड़ के इसको खड़ा कर दोगे, तो आप खुद सोचो कि एक छोर पकड़ के खड़ा करने के बाद वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो तुमसे बोला जा रहा है कि बताइए कितना कार्य करना होगा। तो बच्चों जब एक छोर पकड़ के खड़ा कर दोगे तो इसका जो कैपिटल जी है गुरुत्व केंद्र वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। कितना ऊपर हो जाएगा, तो कह देना सिर्फ और सिर्फ L/2 ही तो ऊपर होगा। बताओ, सिर्फ L/2 ही तो ऊपर होगा। यही रीजन है कि L/2 ऊपर होगा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान पहले जी पर काम कर रहा था वो द्रव्यमान यहां काम कर रहा है। हमने द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र को G/L/2 ऊपर किया, इसीलिए जो भी हमारा कार्य लगेगा बच्चों उस कार्य का जो फॉर्मूला होगा वो होगा mg। और उसके साथ साथ कह सकते हो, बताइए आगे क्या हो जाएगा, जब h की जगह रखोगे तो h की जगह L/2, h की जगह कितना रखना होगा सर, h की जगह L/2 रखना होगा। mg इंटू L/2 ये हमारा सवाल का सही आंसर होना चाहिए। बहुत प्यारा सवाल था, एकदम खूबसूरत सवाल। तो याद रखना जब भी कभी किसी भी प्लेट को हम खड़ा करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि गुरुत्व केंद्र वो कितना ऊपर शिफ्ट हो गया। गुरुत्व केंद्र जितना ऊपर शिफ्ट होगा बच्चों सवाल हमारा उतना ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता कि ये हमारे पास जो है कोई वृत्ताकार प्लेट है, ध्यान सुनिएगा सर, ये वृत्ताकार प्लेट है, ये वृत्ताकार प्लेट ऐसे जमीन में लेटी हुई है ना। ओके सर, मान लीजिए ये वृत्ताकार प्लेट है और ये वृत्ताकार प्लेट जो है ऐसे जमीन में लेटी हुई है, ठीक है, और मैं आपसे कह देता इसकी जो त्रिज्या है वो r है ना, और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना m। ये वृत्ताकार प्लेट ऐसे त्रिज्या m से लेटी हुई है, और फिर मैं आपसे ये कह देता कि इसको आपने एक छोर पकड़ के खड़ा कर दिया। खड़ा कर देने का मतलब आपने उसको ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे। तो आप मुझे बताओ इसको खड़ा कर देने के बाद इसको कितना कार्य करना होगा इसको खड़ा करने में। तो इसमें भी ठीक वही लॉजिक, ये देखिए कि गुरुत्व केंद्र कितना ऊपर हुआ। तो कह रहा गुरुत्व केंद्र सर देखो कितना ऊपर हुआ है सर इसका, तो कह रहा गुरुत्व केंद्र जो ऊपर हुआ है सर वो ऊपर हुआ है r त्रिज्या के बराबर। तो अगर इसको पूछा जाता कितना कार्य करना होगा इसको खड़ा करने में, तो यहां पर बच्चों कार्य बराबर हो जाएगा mgr, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुत्व केंद्र जितना ऊपर जाता है बस उतना ही कार्य करना होता है। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताइए। ये कंप्यूटर का सवाल है ना बच्चों। साउंड कार्ड ये इनपुट डिवाइस नहीं होता, ये स्टोरेज डिवाइस होता है। हेडफोन ये आउटपुट डिवाइस होता है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो वेब कैम होता है ना, जो चीजें कैप्चर करता है ना, ध्यान रखना वेब कैम जो है वो जो चीजें कैप्चर करता है वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, है ना। ये आसान था। नेक्स्ट 25 बच्चों, 25 नंबर सवाल में देखो दिया गया है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1 ओम है। मतलब एक डायग्राम दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें देखो ये जो ए वाला पॉइंट है और जो बी वाला पॉइंट है इसके बीच नेट रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो बताइए बीच वाले प्रतिरोध का मान बताइए, यानी बीच में ये जो आर है इस आर का मान बताओ। लग जाएगा बड़े आराम से। कैसे लगेगा ये बड़े आराम से, देखो ध्यान से बच्चों। आप ये मुझे बताओ, ये 8 ये 2 ये आर है ना, ये 8 ये 2। तो हमें ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितना करना है? तो बच्चों हमें ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस 1 ओम करना है।
1 ओम करना है ना। तो 1 ओम करना है तो आप मुझे बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। ये 8, ये 2, 3, ये 8 और 2 3, तो 3 और ये भी अगर 3 ओम हो जाता बच्चा तो 3 3 3 का हमें समांतर करने पर 8 ओम मिल जाता है ना भाई। 3/3 8, तो इसका कंफर्म मतलब है कि बीच वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम होना चाहिए सर, 3 ओम होना चाहिए। जब 3 3 3 का हम समांतर करेंगे तभी तो 8 ओम आएगा, और ये ऊपर सीरीज हो जाएगा 8 और 2, नीचे भी 8 और 2 सीरीज है ना। नेक्स्ट आइए बताइए 26 नंबर। बच्चों 26 नंबर सवाल बोला जा रहा है ए सिंपल मशीन विल बी सेल्फ लॉकिंग मशीन, मतलब सिंपल मशीन को आप सेल्फ लॉकिंग मशीन कब कहेंगे। तो मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई है कि सेल्फ लॉकिंग मशीन कब होती है। तो कह रहा सेल्फ लॉकिंग मशीन का मतलब ये होता है कि जब आप मशीन पे कुछ भी इफर्ट ना दीजिए, फिर वो जहां स्थिर थी वहीं रुक जाए, सेल्फ लॉकिंग मशीन। इसी को उदाहरण रखना हम लोग किस नाम से जानते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल मशीन, इररिवर्सिबल। और बच्चों याद रखना इररिवर्सिबल मशीन वो मशीन होती है जिसकी दक्षता 50% से कम हो, जिसकी दक्षता 50% से कम हो, दैट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल मशीन। ओके, तो आंसर बताइए इसका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ है ना। बच्चों इररिवर्सिबल मशीन की एक खूबी और है, इसमें जो फ्रैक्शन का वर्क होता है ना, फ्रैक्शन वर्क, या यूं कहिए कि जो आउटपुट वर्क होता है, आउटपुट वर्क सर, आउटपुट वर्क वो हमारा फ्रिक्शन वर्क से कम होता है। ओके, तो जो हमारा आउटपुट वर्क होता है वो हमारा फ्रिक्शन वर्क से कम होता है, इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी कंडीशन के अनुसार ही हम ये बात डेटा प्रूव करते हैं कि क्या इसकी दक्षता होनी चाहिए। हम निकाल भी सकते हैं, देखो आउटपुट तो चलो ठीक है, हमने आउटपुट को ऐसे लिख लिया। फ्रिक्शन वर्क बताइए क्या होता है सर, फ्रिक्शन वर्क होता है इनपुट है माइनस आउटपुट, यही तो होता है फ्रिक्शन वर्क। बताइए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसकी इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी निकालने के लिए ये इधर लेके आइए, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 टाइम्स आउटपुट है ना, और ये हमारा इनपुट। अब आप मुझे बताओ दक्षता क्या होती है। तो कहना दक्षता किसी भी मशीन की होती है आउटपुट बटे इनपुट। तो जब आप आउटपुट बटे इनपुट करेंगे ऐसे, तो वो दक्षता बन जाएगी, 2 को यहां लेके आएंगे तो 8/2, दक्षता का मान 8/2 से कम आ जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर कंडीशन होती है कि जब भी कभी हम कहते हैं इररिवर्सिबल, इसका मतलब आउटपुट का मान फ्रैक्शन वर्क से कम होना चाहिए है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों 27 नंबर बड़ा प्यारा सवाल है, इसको भी ध्यान से देखिए। एल लंबाई और आर त्रिज्या वाले तार को इस प्रकार से पुनः निर्मित किया जाता है, इसकी लंबाई 50% बढ़ जाती है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और लंबाई 50% बढ़ रही है, इसका मतलब पता है क्या, ये खींचने वाला कॉन्सेप्ट है। जब आयतन में कोई परिवर्तन ना बोला जाए फिर भी लंबाई 50% बढ़ जाए तो खींचने वाला कॉन्सेप्ट है। तो तार का नया प्रतिरोध बताओ, ध्यान से सुनिए रट्टा। देखो सर लंबाई 50% बढ़ गई, 50% का मतलब ये हुआ कि जो लंबाई पहले 100 थी, बताइए वो कितनी हो गई 150, यही तो मतलब हुआ, लंबाई 50% बढ़ गई मतलब 100 से 150 हुई। तो आप मुझे बताओ लंबाई कितनी गुनी हुई, तो कह देना लंबाई हो रही सर 1.5 गुनी, 1.5 गुनी हो रही है ना। अब लंबाई अगर 1.5 गुनी हो रही तो बताइए नया रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, तो कह देना फॉर्मूला होता है n² × R1, पुराने वाले रेजिस्टेंस इंटू n², तो 1.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा बस सर आपको, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, तो जो भी उत्तर जाएगा वो 2.25 में जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो आंसर दिया है वो रेशियो में दिया है, तो कोई बात नहीं बच्चा, इसको रेशियो निकाल लो। अगर मैं यहां से दशमलव हटा दूं, नीचे 100 लगा दूं, तो 25 नम्मा है, 25 नम्मा 225, 25 चौटो 100, 9/4 वाला उत्तर से हो जाएगा बस। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तर जाएगा सही। चलो आगे नेक्स्ट अगला सवाल। बच्चों अगला सवाल बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28, एक गियर में अडेंडम और डिडेंडम का अंतर किसके बराबर होता है। सर इन्होंने बोला है कि किसी गियर का अडेंडम और डिडेंडम का अंतर, देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये गियर के दांते हैं, तो गियर के दांतों में हमारा एक अडेंडम होता है दूसरा डिडेंडम होता है, इनमें डिफरेंस होता है। तो याद रखना गियर के दांतों में अडेंडम माइनस डिडेंडम, ये हमेशा एक वर्ड कहलाता है, ये कहलाता है तुम्हारा क्लियरेंस, जिसको आप अवकाश भी बोलते हो है ना। लेकिन अगर यही अडेंडम प्लस डिडेंडम होता, मैं फिर से बता दूं,
अगर ये होता अडेंडम प्लस डिडेंडम तो ये होता टोटल डेप्थ। अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि अडेंडम माइनस डिडेंडम क्या होता है तो कह देना क्लियरेंस। ठीक है, और एक चीज सुनिए, वर्किंग डेप्थ क्या होता है? मिलने वाले दोनों डियर के अडेंडम का योगफल। जो दो डियर आपस में मिलते हैं ना उनका अडेंडम का योगफल कह दो तो वो वर्किंग डेप्थ होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इन्होंने अडेंडम माइनस डिडेंडम पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा होना चाहिए क्लियरेंस। नेक्स्ट टाइम बच्चों 29 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि मेरे पास 1 + 1 + 1 है ना, इस तरह से बाइनरी एडिशन है। आपको बताना है कि इनका योगफल कितना होना चाहिए। ओके, तो कैसे निकालोगे? बस निकल आएगा, देखो 1 + 1 + 1 + 1, हमें 4 बार 1 1 को जोड़ना है और बताना है कि कितना होना चाहिए योगफल। कैसे करेगा? तो आपको क्या करना है बच्चों, 1 + 1 कितना होता है? 0। 1 + 1 0, 8 हासिल। 0 + 1 1, फिर 1 + 1 0, 8 हासिल। अब मेरी बात समझ पाए? हरा, फिर से देखिए, फिर 1 + 1 0, 8 हासिल, और यहां 8 हासिल को उतार दिया। ठीक है, तो आंसर बताइए स्टैटिस्टिक्स के साथ जाएगा, आंसर जाएगा तुम्हारा 100 के साथ। और ऐसे नहीं समझ में आता तो आप लोगों को फिर वो करना पड़ेगा इसके लिए, तो इसको डेसिमल बना के करना पड़ेगा। वैसे समझ में आ गया होगा और बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है। देखो मैं आपको बता दूं, 0 का डेसिमल 0 होता है, 1 का डेसिमल जो है 1 होता है, 1 का डेसिमल 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से जब 2 का डेसिमल का बाइनरी निकालते हैं, सॉरी बाइनरी बोल रहा हूं मैं, तो 0 का 0, 1 का 1, 2 का हम लोग 10 होता है। 3 की बात करते हैं बच्चों तो 3 का 11 होता है। 4 के बाइनरी बात करते हैं तो 4 का 100 होता है, 100। ठीक है, तो बच्चों आप देखो यहां पर 4 आ रहा है तो 4 का डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल 30, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताइए किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी यूनिट है जो हमेशा अक्सर एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती है बच्चों। याद रखना, जब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कहना ये हमारे एनर्जी का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। और आपको याद होना चाहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जूल होता है, कूलाम नहीं। कूलाम कह दिया तो वो आवेश हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक तरह का बताइए किसकी यूनिट होती है? सर ऊर्जा की यूनिट होती है, ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, है ना? बाकी और सबकी यूनिट आपको पता है। एनर्जी की देखो बहुत सारी यूनिट होती है, एक एक करके मैं सब बताता ही रहता हूं डेली आपको क्लास में, है ना? जैसे कि जूल भी एनर्जी की यूनिट होती है, और 1 जूल में जब आपसे पूछा जाता है तो 10⁻⁷ अर्घ बताते हैं आप लोग, याद है नहीं याद है? कैलोरी, सर कैलोरी भी हमारी उसकी यूनिट होती है एनर्जी की, और इसका मतलब होता है 4.2 जूल। तो बहुत सारी यूनिट मैं आपको बताता ही रहता हूं, वो आप लोग को याद होनी चाहिए। चलो अरे 31 बच्चों बोला जा रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड वाज डिजाइन बाय। इकोलॉजिकल पिरामिड समझते हैं ना, जिसमें आपको पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर दिखाया जाता है, फिर उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता में 3 तरह के उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना? फिर इन सबको खाने वाला अपघटक होता है। ये इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिया? तो याद रखना, ये सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स एल्टन। ठीक है, कई बार आपको ओडम भी दिखेगा। देखो होता क्या है कि चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले इसको डिजाइन किया था, लेकिन फिर ओडम ने क्या किया, इसको अपनी बुक में डाला, और बुक में डालने के बाद ये इकोलॉजिकल पिरामिड थोड़ा ज्यादा ही फेमस हो गया। तो अगर आप लोगों को ओडम नहीं ऑप्शन में है, पहले सॉरी दोनों ऑप्शन में है तो चार्ल्स एल्टन लगाइएगा, और चार्ल्स एल्टन ऑप्शन में नहीं है तो फिर ओडम लगाइएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा। अगर इकोसिस्टम वर्ल्ड की बात करते हैं कि इकोसिस्टम वर्ल्ड किसने दिया, तो ये दिया था टॉन्सले ने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बोला जा रहा है, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आपको आंसर देना है चार्ल्स एल्टन। नहीं आंसर होता तो हम ओडम लगाते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों 32 नंबर सवाल बोला जा रहा है कि समान पदार्थ के 2 गोलों की त्रिज्याएं का अनुपात 8:4 है। हाँ सर, इन्होंने त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया कि 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना बोला जा रहा है सर, 8:4। बहुत सही। रेडियस का रेशियो इन्होंने 8:4 बोल दिया। फिर बोला जा रहा है उनकी ताप क्षमता बताइए, ताप क्षमता का क्या अनुपात है? सर ताप क्षमता का मतलब ये हो गया कि उसकी कैपेसिटी क्या है, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। तो याद रखना, हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसके समानुपाती होती है? तो कहना हीट एब्जॉर्ब करने की बच्चों जो कैपेसिटी होती है
वो वॉल्यूम के समानुपाती होती है, उसके आयतन के समानुपाती होती है। जबकि आपको ये बात पता है कि आयतन जो है उसके फॉर्मूले में, ध्यान सुनिएगा सर, आयतन के फॉर्मूले में, क्योंकि वो गोला है और गोले के लिए आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेडियस का क्यूब कर देते तो आयतन मिल जाएगा, तो आयतन का रेशियो हो जाएगा 8:64। जबकि अगर यही कैपेसिटी का रेशियो पूछा जाएगा कि कैपेसिटी का क्या है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 8:64। अरा तो जो उसका वॉल्यूम होता है बच्चों, वही उसकी कह सकते हो हीट कैपेसिटी के साथ जाएगा, जो भी उसके अंदर क्षमता आ सकती है। तो आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, 1:64 के साथ। नेक्स्ट जो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द्रव्यमान m का एक पिंड पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के 2r ऊंचाई पर ले जाए थे। हमने कहा कि द्रव्यमान m का एक पिंड पृथ्वी की सतह से 2r त्रिज्या की ऊंचाई पर ले जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा जब हमारी द्वारा ली जाने वाली ऊंचाई वो बहुत ज्यादा हो, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में निग्लेक्ट ना किया जा सके, उस समय ध्यान रखिएगा हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा में परिवर्तन का, वो इस्तेमाल करते हैं mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h अपॉन आर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं mgh डिवाइड बाई 1 प्लस h अपॉन आर। चलो भैया द्रव्यमान m तो चलो ठीक है, g चलो ठीक है, और रही बात हमारे पास त्रिज्या की, तो ऊंचाई h की जगह 2r कर दिया, और 1 प्लस h की जगह 2r कर दिया, और नीचे तुम्हारा r। अब आप डेटा को जरा गौर से देखिए तो उत्तर जो जाएगा वो 2mgr डिवाइड बाई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का मतलब कितना हो जाएगा 3, है ना। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, डी वाले उत्तर के साथ जाएगा। और बड़ा प्यारा और बहुत खूबसूरत सवाल था ये वाला। और बच्चों ध्यान रखना, ज्यादातर लोग इस तरह ये सवाल में क्या लगाते हैं, mgh लगाते हैं, और mgh लगाकर वो h की जगह 2r बस रखते हैं और सवाल हो जाता है गलत। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना होता है बच्चों जब h का जो मान है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा हो, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत छोटा हो, है ना। त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, आप 2r ऊंचाई पे जा रहे हो, ठीक है। तो कौन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है याद रखिएगा। चलो 34 से देखिए, हेक्साडेसिमल अंक 0 से 9 है तो a से कहां तक है, बहुत बढ़िया सवाल है। हेक्साडेसिमल अंक की बात कर रहा है, अरे तो हेक्साडेसिमल की बात करते हैं कि बच्चों हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो कहना है हेक्साडेसिमल जो है वो हमारे पास एक नंबर सिस्टम में पढ़ने वाली संख्या है। बच्चों याद रखना, जैसे बाइनरी संख्या होती है, जैसे डेसिमल संख्या होती है, जैसे ऑक्टल होती है, वैसे हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल में टोटल कितनी संख्याएं होती है, तो सर टोटल होती है 16। कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तो न्यूमेरेट होते हैं, न्यूमेरेट। और बच्चों A B C D E F यानी 6 हमारे अल्फाबेट होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरेट है। अल्फा न्यूमेरेट मतलब अल्फाबेट भी है, न्यूमेरेट भी है, हरा। तो ये हेक्साडेसिमल एक तरह की अल्फा न्यूमेरेट संख्या होती है, अल्फा न्यूमेरेट। ओके बच्चों अब आ जाइए, तो A से रिलेटेड कहां तक आता है, F तक आता है। तो इन्होंने बोला है ना A to F, ये देखो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। यहाँ A B C D के मान कितने होने चाहिए वो भी आप लोगों को बच्चों याद होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए आगे 35 नंबर। बच्चों 35 नंबर बोला जा रहा है कि एक सीधी रेखा पे चलने वाले कण की गतिज ऊर्जा के साथ एक संबंध दिया गया है। देखो उन्होंने कहा है कि गतिज ऊर्जा जो है वो K बराबर 4t क्यूब है। ये देखो 4t स्क्वायर है, क्यों नहीं ऐसे। तो बोला जा रहा है कि कण पर कार्य करने वाला बल, हरा कण पर कार्य करने वाला बल के बारे में बोला है कि बताइए बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल। ओके अब सुनो बड़े ध्यान से बच्चों, गतिज ऊर्जा का संबंध दे दिया समय के साथ। अब आप लोग को सबसे पहले वेलोसिटी का संबंध निकालना पड़ेगा। कैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, गतिज ऊर्जा के फॉर्मूले में वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। भाई हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला खेल खेल रहे हैं, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t यानी वेलोसिटी समय के समानुपाती है ना। इन्होंने बल के बारे में बोला, अगर वेलोसिटी समय के समानुपाती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा कैसा हो जाना चाहिए, कांस्टेंट। भाई अगर वेलोसिटी एक समान रूप से बढ़ रहा है, वेलोसिटी समान रूप से बढ़ रहा है तो इसका आउटलन क्या आएंगे, एक्सेलरेशन समय का आउटलन 1 मतलब कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट। बच्चों अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो मेरे दोस्त फोर्स F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है।
और m इंटू ए होता है मेरे दोस्त। तो बताइए यहां पर जो है, यहां पर आप कह सकते हो टी कितना वैल्यू आ जाएगी, तो कहना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी बताइए कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए। अब आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं नहीं समझ में नहीं आया। जिनको समझ में नहीं आया तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये सवाल को बड़ा लंबा भी करना पड़ सकता था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि के की जगह हमें हाफ mv² लगाना चाहिए, लगाओ भैया, फिर 4t² लगाना चाहिए, फिर यहां से आप v² का मान निकालोगे, फिर अगला गति का समीकरण लगा देना, है ना, v² बराबर u² प्लस 2s करते जाओगे, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। सीधा सीधा हिसाब किताब रखिए ना, क्योंकि इन्होंने वैल्यू थोड़ी ना पूछी थी, बस ये पूछा था कि कांस्टेंट की बदल रहा है। नेक्स्ट आइए अगला 36। बच्चों 36 नंबर सवाल देखिए क्या है। आकृति में दर्शाई गई व्यवस्था में तार हल्के और अवरणीय ऐसे तार वार दिए रहे और जिस सतह पे ब्लॉक को रखा जाता है वह चिकनी है, प्रत्येक ब्लॉक का तोड़ बताइए। बहुत बढ़िया बात बच्चों, हमेशा याद रखना, जब भी कभी डोरियों से कई सारे द्रव्यमान बंधे होते हैं, है ना, जैसे कि डोरियों से कई सारे द्रव्यमान बंधे होते हैं, तो ध्यान रखना ये सारे द्रव्यमानों का जो त्वरण होता है बच्चों वो कांस्टेंट होगा, एक समान होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इनका त्वरण अलग अलग होगा, बिल्कुल भी नहीं। द्रव्यमान भले ही अलग अलग है लेकिन इनके त्वरण एक समान होंगे। त्वरण कैसे होंगे, एक समान होंगे, ध्यान रखिएगा। तो और ये त्वरण एक समान निकाला कैसे जाता है, कुछ नहीं करना, ऊपर हमें रखना होता है नेट फोर्स जो इसको खींच रहा है और डिवाइड बाई बताइए क्या करना होगा, नेट मास। तो नेट फोर्स और नेट मास से हम लोग त्वरण निकाल लेंगे। तो नेट फोर्स कितना है, तो कहना नेट फोर्स तो सर 14 न्यूटन है जो उसको खींच रहा है, और नेट मास कितना है 4 2 6 1 7, 14/7, और 14/7 बताइए कितना हो जाएगा सर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो अरे 37। इन्होंने बोला है कि आप ये कथन पढ़िए और पढ़ने के बाद बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, शक्ति एक सदिश राशि है, पावर एक सदिश राशि है, क्या ये बात सही है, पावर एक सदिश राशि, क्या ये बात सही है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, पावर हो गया, वर्क हो गया, है ना, एनर्जी हो गई, पावर वर्क एनर्जी, ये सब अदिश राशियां हैं, इनमें दिशा ही नहीं होती। फिर लिखा है ये तो गलत हो गया सर, ये गलत हो गया, शक्ति का मात्रक किलोवाट आवर होता है, नहीं सर, बकवास। बच्चों पावर की जो यूनिट होती है आप सिर्फ और सिर्फ किलोवाट कहेंगे, अगर किलोवाट आवर कह दिया तो वो जूल बन गया। और शक्ति की विमा, यानी बात यहां डायमेंशन की हो रही है कि बताइए शक्ति की विमा क्या होनी चाहिए, तो शक्ति की विमा जो हो जाएगी वो सही लिखी है। किलोवाट या वाट से अगर आप विमा बनाते देखे तो mL2T-3 ही आएगी, है ना, ये सही है, क्योंकि ऊर्जा की विमा होती है mL2T-2, बट इस समय टी करेंगे तो mL2T-3, यानी ये उत्तर हमारा एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर सवाल में पहुंच रहे भैया, कौन सा विद्युत धारा की इकाई को परिभाषित करता है। इन्होंने बोला है कि कौन सा, अच्छा नहीं करता है, नहीं करता, इन्होंने बोला है कौन सा विद्युत धारा की इकाई को परिभाषित नहीं करता। देखो I बराबर होता है V/R, ठीक है, और I बराबर जो है वो Q/TB होता है, दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब आप देख लो क्या सही होना चाहिए, तो परिभाषित नहीं करता है तो कह देना एम्पियर, तो देखो सर करता है, एम्पियर करता है। वोल्ट पर ओम, सर वोल्ट पर ओम भी करता है, देख लो ना, वोल्ट पर ओम, और कूलाम पर सेकेंड भी करता है, देख लो। तो इनमें से एक ऐसी यूनिट है जो एम्पियर को परिभाषित नहीं करती, तो फैराड कूलाम पर सेकेंड, फैराड कूलाम पर सेकेंड, ये कह सकते हो कि एम्पियर को परिभाषित नहीं करती। ठीक है, तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आइए 39 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि रेखांकन में A1 का आकार बताइए कि A1 का आकार कितना है। A1 बच्चों सबसे पहले तो आपको A0 का आकार पता होना चाहिए। A0 का आकार कितना होता है 841 × 1189 ये होता है। अगर यहां मैं A1 का आकार पूछूं कि A1 का आकार कितना होना चाहिए, तो A1 का आकार हो जाएगा, कितना हो जाएगा A1 का आकार, इसका आधा 1189 का आधा बताइए 594, और यहां 841, 594 × 841, ये सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर। चलो आगे नेक्स्ट, जो 40 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इफेक्ट ऑफ जोन डिफ्लेक्शन। अब मुझे बताओ ओजोन डिफ्लेक्शन जो होता है
यानी ओजोन परत का जो क्षय होता है, इनमें से कौन ओजोन परत के क्षय का कारण है? प्रभाव है, प्रभाव, कारण नहीं। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें, बिल्कुल एकदम सही भाई, ओजोन परत तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है ना, तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें ये एकदम सही है। बच्चों जब भी कभी हमारे बॉडी में पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें आती है तो स्किन कैंसर का भी कारण बनती है, ये भी सही है ना। और अम्ल वर्षा में बढ़ोतरी, सर ये भी एकदम सही बात है, अम्ल वर्षा में बढ़ोतरी, सर ये भी एकदम सही बात है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, है ना बच्चों? अम्ल वर्षा में बढ़ोतरी इस वजह से हो जाती है क्योंकि जैसे ही हमारे पास पराबैंगनी किरणें यानी ओजोन की मात्रा कम होती है तो ऑटोमेटिक वहां पर जो है कह सकते हो CO2 वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से अम्ल वर्षा में भी वृद्धि होती है। इसीलिए सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑल ऑफ दीज के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, है ना। तो बच्चों आज के मैंने 40 क्वेश्चन आपको फिर से फिनिश कर दिए। मैं एक बार फिर से बता दूं, दिवाली ऑफर चल रहा है, सारे के सारे बैचेस के दाम कम हो चुके, आप सारे दाम देख लो एक बार, ये सारे दाम देख लो, जो भी आपको ज्वाइन करना था, जो भी चीज ज्वाइन करनी थी। अब ये बैच आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चा, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप जो भी बैच को ज्वाइन करना चाहेंगे उसमें एक छोटा सा कूपन कोड लगाएंगे YOGI10 योडी10 कूपन कोड लगा के आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई जरूर करना, कैपिटल में योडी10, है ना। और फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं नंबर लिख देता हूं 6393 125 760। आप इस नंबर पे फोन भी करके इंक्वायरी ले सकते हैं, है ना। कैसी लगी क्लास जरूर बताइए। अभी तक तो दिवाली का टाइम चल रहा है इसलिए मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ फिलहाल तो। और दूसरी खास बात ये है कि आपको मैं बता दूं 15 तारीख से हम लोग GDC एग्जाम और ALP टेक्नीशियन एग्जाम को लेकर 30 दिन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा है। तो आप सब लोग उस 30 दिन के महाअभ्यास के साथ जरूर जुड़िए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उस 30 दिन के महाअभ्यास में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।